नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जिसका भी पेपर आज कल या फिर आने वाले दिनों में है, मेरे प्यारे भाई, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पिछली बार पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उसके मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो मेरे प्यारे भाई इस बार पेपर पूरा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर कहा जाए तो पिछली बार मानसिक अभिरुचि के एक ही पाली में, या फिर कहा जाए मेरे भाई कि एक ही पेपर में 13 सवाल थे, जबकि इस बार एक भी सवाल नहीं था। मतलब अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज है। पिछली बार मैथ्स के मात्र 19 या 20 सवाल थे, 19-20 के पूरे रेंज थे। लेकिन इस बार अगर कहा जाए तो 25-26 का रेंज है, यानी 25-26 सवाल मैथ्स के हैं। और वो भी मैथ्स के कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो रीजनिंग में डाल दिए गए हैं, वो रीजनिंग के पोर्शन में आ रहा है, लेकिन वो भी कैलकुलेटिव भी बन रहा है। और इस बार सीरीज की संख्या ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप देखो तो जो आपका पेपर है, इसमें अगर मैं सेकंड पाली की बात करूं, जो 23 के सेकंड पाली में हुआ था, उसमें सीरीज के सवाल ज़्यादा थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आप 23 की फर्स्ट पाली की बात करोगे तो उसमें मैथ्स में जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज वाला सवाल वो ज़्यादा था। और अगर सेकंड पाली में बात करोगे तो इसमें जो बोट एंड स्ट्रीम यानी कि जो नावधारा के सवाल थे वो ज़्यादा थे। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैथ्स में आपको अलग ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर ये सवाल आ रहा है तो यही आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जीके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे जीएसटी का पूछा जा रहा है, जीएसटी की दरें जो हैं ये पूछी जा रही हैं। और जैसे आपका पाली जो सेकंड पाली वाला था, उसमें खाद्य पे पूछा गया था कि खाने वाली जैसे ब्रेड, दूध, इस सभी पे जो जीएसटी लगती है वो कितनी लगती है ना। तो जीएसटी के सवाल कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और इसमें जो दरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो आपका पहली पाली में पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ड्स, वो एक बार आप देख लीजिएगा सरसरी नज़र से, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार अगर आप देख लोगे तो आपके एग्जाम में आएगा, तो ऑप्शन देखते ही आप टिक कर पाओगे। हाँ, लोकसभा के सवाल पूछे जा रहे हैं भर भर के, क्योंकि अगर आप कहोगे 23 की फर्स्ट में जो आपका सवाल आया, उसमें पूछा गया कि गृह मंत्रालय किसके पास है। हालांकि वो नई नियुक्तियों वाले में आप काउंट करेंगे, लेकिन वो भी फिर भी आप इलेक्शन वाले लोकसभा 18वीं लोकसभा का ही बात करोगे। और अगर मैं बात करूँ जो सेकंड पाली है, उसमें पूछा गया है कि लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, मतलब लोकसभा के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपका 3 सवाल में कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। फिलहाल चलिए, अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं भी जानता हूँ भाई पेपर नज़दीक है, हो सकता है कुछ बच्चे सेंटर से भी देख रहे हो, तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। पहले मैं दर की बात कर लेता हूँ। देखिए 0% जो है, हालांकि ये 0% आपकी कोई दर नहीं होती है, क्योंकि जीएसटी की जो है मुख्य 4 दरें ही होती हैं, 5, 12, 18, 28। कितनी? 5, 12, 18, 28। और जो ये 0% है ये नील होती है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो समझिए, दूध, काजल, अंडे, शैक्षणिक सेवाएं, दही, लस्सी, स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की ड्राइंग और कलरिंग, किताबें, अनपैक्ड खाद्यान्न, अनब्रांडेड आटा। यानी अनब्रांडेड का मतलब यह है कि जो कोई खास ब्रांड वाला आटा ना हो। जैसे आप देखते हैं जो अन्नपूर्णा आता है, पतंजलि का आता है, ऐसी बात नहीं, जो अनब्रांडेड हो, यानी कि कोई इसका खास ब्रांड ना हो, वो आटा, मैदा। अनपैक्ड पनीर, यानी कि जो बिना पैक पनीर है, जैसे आप जाते हो हलवाई की दुकान पे बोलते हो कि पनीर दे दीजिए, तो पनीर वाला बात है। गुड़, बेसन, अनब्रांडेड प्राकृतिक के शहद। अनब्रांडेड प्राकृतिक के शहद का मतलब यह है कि जैसे गांव वाले जो आते हैं, मधुमक्खी का छत्ता से शहद निकाल के गांव गांव बेचते हैं, कहते हैं शहद ले लो, शहद ले लो, तो वो है, ठीक है। ताज़ी सब्जियां, नमक और प्रसाद। प्रसाद ये मतलब जो आपके घर में पूजा वगैरह होता है तो उसके प्रसाद की बात की जा रही है। तो ये जो यहाँ पे जो ये खाद्यान्न चीज़ें दी गई हैं, इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, इस पे 0% जीएसटी लगता है, ठीक है। ताड़ के गुड़ और फूल वाली जो झाड़ू है उस पे भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसको आप देख लीजिए। इसके अलावा जो 5% लगता है वो किस पे? चीनी पे लगता है 5%। पैक्ड पनीर, यानी जो पैकेट वाली पनीर आती है उस पर। चाय पे लगता है, कोयला पे, खाद्य तेल पे, किशमिश, घरेलू एलपीजी, भुनी हुई कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी के बीन्स का मतलब जो कॉफ़ी आती है ना भुनी वाली, वो उस पर। और इसके अलावा पीडीएस केरोसिन, यानी जो मिट्टी का तेल आता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर, काजू, जूते जो 500 से ज़्यादा हैं, ठीक है, जो 500 से ज़्यादा है। शिशुओं के लिए दूध युक्त खाद्य पदार्थ। परिधान का मतलब यह है कि आपके कपड़े वगैरह। तो ये जो है, जो 1000 से ज़्यादा कपड़े हैं उस पर जीएसटी लगता है। कपड़ा, कॉयर मैट, चटाई और फर्श कवरिंग, ये जो हैं। इसके अलावा जो मसाले, अगरबत्तियां हैं, मिठाई हैं, भारतीय मिठाई,
इसके अलावा जीवन रक्षक दवाएं जो हैं, और काफ़ी जो है, और ये जो आपके इंस्टेंट को छोड़ करके, कॉफ़ी जो आपके हैं इंस्टेंट को छोड़ करके, इस पर 5% GST लगता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। मैं PDF जस्ट अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी आप इसको देख लीजिएगा। PDF में जरूर भेज दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट, इस पर 5% GST लगती है, ओके। अब इसके अलावा देख लीजिए 10%, 12% किस पे कैसा लगता है, 10 तो नहीं लगती ना, 12 लगती है। अब देख लीजिए 12 किस पे लगता है, मक्खन से, मक्खन पे 12% GST लगता है। कंप्यूटर पे घी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बादाम, मोबाइल पर फलों के रस, सब्जियां, फल, मेवे, पौधों के अन्य भागों से बनी वस्तुएं जिनमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, पैक्ड नारियल पानी, छाता, ये जो है इस पे 12% GST लगता है। ऐसे एग्जाम आ जाएगा कि छाता पे कितनी % GST लगेगा, तो सोचो कि दादा ये कहाँ से आ गया। तो मेरे प्यारे भाई ये दादा और दादी वाला काम ना रहे, इस वजह से आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। 12% GST लगेगा, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए 18% किस पे लगेगा, हेयर ऑयल जैसे आता है, गाइज एड्स देख देख के तंग हो गए जो आता है आदिवासी हेयर ऑयल है ना, उसमें तो असली नकली में पहचान करना ही मुश्किल हो गया है। तो ये हेयर ऑयल, पूंजीगत सामान, टूथपेस्ट, औद्योगिक मध्यस्थ, साबुन, आइसक्रीम, पास्ता और प्रसाधन जो सामग्रियां हैं, मक्का, गुच्छे और कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो ये कंप्यूटर है और इसके अलावा जो आपने यहाँ पे ये कंप्यूटर देखा है, इसमें अंतर है। अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा कि महंगे कंप्यूटर, या फिर कहा जाए कि जो किसी कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर का यानी कंपनी का नाम दे देगा जो पॉपुलर होगी, अगर वो कंप्यूटर दे दिया जाता है, सूप और इसके अलावा प्रिंटर, ये जो है इस पर 18% GST लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा PDF, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए 18% किस पे लगता है, छोटी कारें। छोटी कारें का मतलब है जैसे जो छोटी कारें आती हैं, जैसे वैगनार हो गया, अल्टो हो गया, इस पर। हाई एंड मोटरसाइकिल और AC और फ्रिज जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामान, बीड़ी यहाँ शामिल नहीं है। बीड़ी जो है ये शामिल नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए तो ये जो आपका धूम्रपान वाली चीज़ें हैं, जैसे शराब पे GST नहीं लगता। पेट्रोल पे GST नहीं लगता, वही बता रहा था। BMW, सिगरेट जैसी विलासिता और पाप वस्तुएं, ठीक है। अब इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे 28% जो है ये वातित पेय पदार्थ पे लगेगा, ठीक है। और प्लस 15% इस पे उपकर लगता है। तो ये जो आपकी दरें थी GST की, ये आप यहाँ पर देख लिए होंगे, और इसको मैं PDF जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी जो दरें हैं जिसको जरूर देख लीजिएगा कि किस खाद्यान्न पे कितनी दरें लगती हैं, ओके। अब इसके अलावा देख लीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका पूछा गया है उसको आप देख लीजिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, बाकी जो मतलब बचेगा, या फिर जो 2-3 वर्ष अभी बच जाते हैं जो आगामी वर्ष हैं, जैसे 2025-26, ये जो आगामी वर्ष हैं इसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा भाई, ठीक है। क्योंकि टाइम तो आपके पास है नहीं। देखो 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2016 को दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था। तो भाई अगर आप पढ़े रहोगे तभी तो टिक कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2015 को प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपके हैं ये 11 पॉइंट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो भी 2015 को ही घोषित किया गया था, ठीक है। और जो 2014 है इसे फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ में लघु द्वीप विकासशील राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए थे 2014 को। तो ये 4-5 जो दिए गए थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो आगामी वर्ष है मैं टेलीग्राम पे जस्ट थोड़ी देर बाद भेज दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो लोकसभा के सवाल हैं वो मैं कुछ करवा देता हूँ। ये सवाल मैं करवाऊँगा इसमें, ठीक है। ये लोकसभा के जो सवाल हैं आपके ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरे भाई लोकसभा के सवाल पूछे जा रहे हैं। और हाँ, एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपका पेपर सेकंड पाली में है तो भी, फर्स्ट पाली में है तो भी, आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो 23 अगस्त की जो फर्स्ट पाली का पेपर था उसके जस्ट मतलब बिल्कुल सेम टू सेम त्रिभुज वाला सवाल 23 की सेकंड पाली में आया था। तो भाई रिपीट हो रहे हैं सवाल, मतलब अगर आप एनालिसिस देखोगे तो उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा।
अगर आप एनालिसिस के लिए कहो तो मैं एनालिसिस डेली करवा दूंगा, सुबह शाम दोनों शिफ्ट का करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। मैंने हर एक बच्चे की मदद करने की कोशिश की है। देखिए मैं लोकसभा के सवाल कुछ करवा देता हूं। जैसे 2024 में कौन सी लोकसभा गठित हुई है, तो ये 18वीं लोकसभा है। कौन सी? 18वीं लोकसभा है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। जैसे देखिए 16वीं लोकसभा 2014 में गठित हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री किस लोकसभा में चुने गए थे, तो ध्यान रखिएगा 16वीं लोकसभा 2014 में। दूसरी बार दूसरी बार तो ये 7वीं लोकसभा 2019 में, और तीसरी बार देखिए समझिएगा, और जो तीसरी बार ये चुने गए हैं वो है 18वीं लोकसभा 2024 में। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी का मोदी 3.2 है। अब देखिए 15वीं लोकसभा 2009 में गठित हुई थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये 1952 में हुआ था। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1952 में। सवाल नंबर 2 देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व किन 2 नए चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया था, तो देखिए लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व किन 2 नए चुनाव आयुक्त को, तो ये हो जाएंगे सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो डी आंसर राइट होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, एक केंद्रीय मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जाती है। तो जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, ये प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान श्री राजीव कुमार जो हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये राजीव कुमार थे। एग्जाम में भाई देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि सवाल बहुत ईजी आ रहे हैं, या फिर अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि बहुत ही ईजी सवाल आ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई इसके चक्कर में नहीं रहिएगा। क्योंकि देखो आप घर पे बैठ के अगर आप सवाल को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल बेझिझक बात है कि आपको ईजी लगेगा। एग्जाम में प्रेशर होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, और जल्दी जल्दी में सवाल गलत हो जाते हैं। इस वजह से एग्जाम बहुत ही आसान नहीं आ रहा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भाई कि ये बहुत हाई या फिर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल आप मानिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज थोड़ी घुमाई रहती है जीके वगैरह की। ओके, अब देखिए भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे, सुकुमार सेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत में कुल कितना फीसदी मतदान दर्ज किया गया, तो देखिए कुल कितने फीसदी मतदान दर्ज किए गए, राइट होगा 65.79%। कितने? 65.79% जो मतदान है ये लोकसभा चुनाव 2024 में दर्ज किए गए थे। देखिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक जो मतदान है ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मतदान लोकसभा चुनाव 2024 में ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था 84% लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतदान जो है ये बिहार में हुआ 56.19%। ठीक है, अब इसके अलावा देख लीजिए लोकसभा चुनाव 2024 में देश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 56.92 यानी कि 92% मतदान दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश में कितने मतदान हुए, तो 56.92 जो मतदान है ये उत्तर प्रदेश में हुई। हाँ एक बात आप और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस लोकसभा के क्षेत्र में मतलब सबसे ज़्यादा नोटा का जो रिकॉर्ड बनाया गया, तो ये बनाया गया था इंदौर में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो नोटा चुना गया था, नोटा वाला विकल्प, ये इंदौर में चुना गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न हुआ, तो ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। समझिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 7 चरण में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है ये 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें 21 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। अन्य जो चरण है यानी दूसरा चरण जो है ये 26 अप्रैल और फिर तीसरा 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को ये जो है ये 7 चरण कंप्लीट हो गए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 4 जून को इसका रिजल्ट या फिर परिणाम जो है ये घोषित कर दिया गया, और इसमें राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक जो गठबंधन है यानी कि जो एनडीए है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि एनडीए का पूर्ण रूप क्या है, तो राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक गठबंधन ने 292 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, 292 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई। और वहीं विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठन, इसको यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, इसको 234 सीट मिली थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। चुनाव के बाद एनडीए द्वारा प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया था। तो इसी वजह से जो मोदी का 3.0 कार्यकाल है ये कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। वो निम्न में से किस लोकसभा सीट से संबंधित हैं? अब देखिए समझिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, ये सूरत से थे और ये निर्विरोध चुन लिए गए थे। मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था, इनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था। तो ये सूरत से थे। ये किस पार्टी से थे? ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव लड़ा है। जो दिग्गज सीटें हैं, जैसे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी, ये किस लोकसभा सीट से थे? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से थे। अगर पूछा जाए राहुल गांधी, तो ये मेरे प्यारे भाई राहुल गांधी आपका रायबरेली हो गया, और जो केरल वाला है वहाँ से हैं। ठीक है, और जो ये अमित शाह हैं, ये गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से चुने गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीटें भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले जो सांसद हैं वो हैं शंकर लालवाणी। इन्होंने इंदौर से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर जो है ये 11.72 लाख था। यानी कि मेरे प्यारे भाई, इन्होंने 11.72 यानी 11,72,000 वोटों के अंतर से जीता। जबकि इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा का भी विकल्प चुना गया था, फिर भी 11,72,000 वोटों से जीत दर्ज की। सबसे बड़ी जीत दर्ज है वो है शंकर लालवाणी की। ठीक है, अब इसके अलावा देख लीजिए, सबसे कम अंतर के चुनाव से कौन जीते? तो ये शिवसेना के रविंद्र दत्ताराम वायकर थे, जिन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम यानी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर मात्र 48 वोट था। यानी कि सबसे कम में अगर पूछा जाएगा तो रविंद्र दत्ताराम, और सबसे ज़्यादा में पूछा जाएगा तो शंकर लालवाणी। रविंद्र दत्ताराम को 48 वोटों के अंतर से जीत मिली थी, और जो शंकर लालवाणी है इन्हें 11,72,000 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। नेक्स्ट सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट यहाँ पे मुरादाबाद है। मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, में 19 अप्रैल जो कि पहले चरण में संपन्न हुआ में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के दूसरे ही दिन सांसद उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार की मृत्यु हो गई। वो किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार थे? मतलब 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ और उसमें मुरादाबाद की सीट से लड़े हुए थे, या फिर जो उम्मीदवार थे वो थे सांसद कुंवर सर्वेश कुमार, और इनकी मृत्यु हो गई दूसरे ही दिन। वो किस पार्टी से थे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो थे ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से थे। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, समझिएगा। देखिए, कुंवर सर्वेश कुमार की जो मृत्यु है ये 72 वर्ष की आयु में हुई है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के दूसरे दिन ही किस पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हुई? तो बीजेपी के उम्मीदवार। और इसके अलावा किसकी मृत्यु हुई? तो कुंवर सर्वेश कुमार की। कितने उम्र में? तो 72 वर्ष की उम्र में। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुचि बीरा ने मुरादाबाद सीट से लोकसभा की चुनाव फिर चुनी गई। तो कौन फिर बाद में चुनी गई? तो वह है रुचि बीरा। ठीक है, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीट जीतकर राज्य में नंबर 1 और दूसरे पूरे देश में नंबर 3 पर रही। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है वो कौन सी है? तो वो जो है वो है समाजवादी पार्टी यानी एसपी। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे है पूरे देश में ये भी समाजवादी पार्टी से ही, अखिलेश वाली। अगला देखिए सवाल। अगला सवाल देखिए, 18वीं लोकसभा में कितनी महिला उम्मीदवार लोकसभा सांसद के रूप में चयनित हुई? मतलब जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ इसमें कुल कितनी महिलाएं जो हैं चयनित हुई? तो ये 73 महिलाएं हैं। कुल कितनी महिलाएं हैं? 73 महिलाओं को चुना गया। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2019 में कितनी महिलाएं थीं? तो इसमें 78 महिलाएं थीं। 2019 में 78 महिलाएं थीं, जबकि 2024 में 73 महिलाएं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 82 साल के टी.आर. बालू ने लगातार तीसरी बार तमिलनाडु राज्य की श्री पेरमपुदूर सीट से जीत हासिल की और वो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद कौन बने हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य के श्री पेरमपुदूर सीट से 82 साल के टी.आर. बालू हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, बालू जो होता है ना, जो रेत होता है, ये क्या होता है? ये सबसे गर्म होता है। तो भाई जो सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों को सबसे गर्म होता है ना, वो सबसे मतलब अगर कहा जाए तो आप समझिएगा कि ये थोड़े वरिष्ठ होते हैं, मतलब सब कुछ जानकार होते हैं। ओके,
18वीं लोकसभा के सबसे युवा निर्वाचित सांसद कौन है, तो वो एक बार आप समझ लीजिए, शांभवी चौधरी, ये समस्तीपुर के हैं। इसके अलावा संजना जाटो, ये भरतपुर के हैं। और पुष्पेंद्र सरोज जो हैं ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हैं, ठीक है। और प्रिय सरोज जो है मछली शहर से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो हैं ये सबके सब ये 25 वर्ष के हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बहुचर्चित नाम निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी निम्न में से किस लोकसभा चुनाव से लड़े थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बाड़मेर राजस्थान से थे। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए समझिएगा, लेकिन ये जो उम्मीदवार थे, क्या नाम था इनका, रविंद्र सिंह भाटी, ये बाड़मेर राजस्थान से लड़े तो थे लेकिन ये हार भी गए थे। देखिए समझिएगा, 7 निर्दलीय निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह पंजाब के कंदूर साहिब से हैं, ये निर्दलीय हैं, मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था, ठीक है। इसके अलावा पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से हैं। उमेश बाबू भाई पटेल ये दमन और दीव से हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा विशाल प्रकाश बाबू पाटिल ये महाराष्ट्र के सांगली से हैं और ये कांग्रेस में शामिल बाद में हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इंजीनियर राशिद बारामूला, और ये जो मोहम्मद हनीफा हैं लद्दाख, और जो सरबजीत सिंह खालसा हैं ये फरीदकोट से। तो ये 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय नवनिर्वाचित सांसद हैं, मतलब इनका नया निर्वाचन हुआ है और ये 7 निर्दलीय हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, 2024 में किसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है, तो देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है 2024 में ये अश्विन वैष्णव को बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। 2024 में जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, साथ में केंद्रीय रेल मंत्रालय, दोनों है ना, केंद्रीय रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2024 में अश्विन वैष्णव को सौंपा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, हालांकि ये 9 नियुक्तियों में आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, राजनाथ सिंह को केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को केंद्रीय विदेश मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया है और अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी पार्टी से इकलौते सांसद हैं जो कि NDA सरकार के घटक दलों में शामिल हैं। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सौंपा गया है, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है ये इन्हें सौंपा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए जीतन राम मांझी जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2024 में इन्हें बिहार की गया लोकसभा सीट से चुनाव में जीत मिली है और ये कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री भी हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे जनता दल यानी यूनाइटेड के सांसद लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है ये किसे बनाया गया है, तो ये लल्लन सिंह को बनाया गया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के सांसद जो श्री किजरामपु राममोहन नायडू हैं, इन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। तो चिराग पासवान जो है काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, इन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। देखिए 23 अगस्त 2024 आपका जो अभी 23 अगस्त को पेपर हुआ, इसकी सेकंड पाली में सीधे सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के विपक्षी नेता कौन थे, तो देख लीजिए प्रतिपक्ष नेता जो है कौन थे, राहुल गांधी। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर कहा जाए तो शायद यही पूरा का पूरा ऑप्शन भी शायद यही पूरा ऑप्शन भी था, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रियंका गांधी नहीं, यहाँ पे सोनिया गांधी था, बाकी पूरा सेम ऑप्शन था, है ना। अब देखिए समझिएगा, नेता प्रतिपक्ष के लिए विपक्षी दल के पास कम से कम कुल लोकसभा सदस्यों की 10% के बराबर सीटें होना अनिवार्य है, यानी कुल लोकसभा की 10% जो सीटें हैं ये होनी चाहिए विपक्षी दल के पास, ठीक है। देखिए समझिएगा, अब इसके अलावा मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा में नेता के प्रतिपक्ष पद है। ये भाई देखो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो है ये किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा। अब ये आपकी शिफ्ट में मिलता है या आपके भाई की शिफ्ट में मिलता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। प्रियंका गांधी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से नहीं लड़ी थी, बल्कि वो अब केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से किसे 2024 में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होंगे, क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं 2024 में, ये ओम बिरला हैं। वी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के लिए सुरेश और ओम बिरला के बीच चुनाव हुआ। सुरेश विपक्षी गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार थे और ओम बिरला जो है सत्ता पक्ष के यानी एनडीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, सुरेश और जो ओम बिरला है इनके बीच हुआ था, जिसमें ओम बिरला को जीत मिली। भारताहर महताब को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला देखिए। चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसकी आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये जो है ये 85 वर्ष निर्धारित की गई थी। राइट होगा 85 से ऊपर। राइट क्या होगा? सी आंसर, 85 वर्ष से ऊपर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। 2024 में कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए थे? तो ये 4, ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये ऐसे 4 राज्य हैं जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू बने। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू बने। और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी बने। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे गाइज जो आपके सवाल थे ये मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। हाँ, अब इसको देख लीजिए, जो 2026-25 वाला मैंने बताया था आपको करवा दूंगा, तो वो आप देख लीजिए। 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो रेजलैंड्स एंड चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाएगा। 2026 को रेजलैंड्स एंड चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाएगा। 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाएगा। और 2024 को कैमिलिट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये 2024 को कहा जा रहा है। और 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, और इसके अलावा जो 2023 है इसे शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2013 को जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और क्विनोआ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 को, और 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ में सभी के लिए सतत ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जा रहा है। 2011 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन का वर्ष जो है ये 2011 को कहा जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं लोकसभा के और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और इसके अलावा जीएसटी की दर, ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको करवाए हैं ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख कर जाएगा उसको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बाकी मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। हर एक शिफ्ट का मैं एनालिसिस करवा दिया करूँगा। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पे PDF भेज दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि टाइम जो है इस समय आपके पास नहीं है। ओके, तो मेरे प्यारे भाई, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इच्छा है भाई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।